R is equal to money war। तो मैं सुयोग कपूर रीजनल ट्रेनिंग हेड बड़ा बिजनेस से आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। लो आ गया शनिवार और हम सब जानते हैं बुद्धिलाल जी एकदम ऐसी ही स्माइल के साथ अगले 1-1.5 घंटे तक बने रहना है और सीखना है। आज कुछ बहुत खास आपके हाथ लगने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन लर्निंग आपको मिलने वाली है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा खास है, बिल्कुल दिल के करीब। भावेश जी बिल्कुल दिल के करीब। हम सब आईबीसी हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। संजय गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एंटरप्रेन्योर हो कि नहीं? हाँ या ना? हो ना? बिल्कुल हो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं ना वो सारे एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन नाम से है। कहाँ से है? नाम से। अब मुझे यहां से भी एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट? तो उस एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को बनाने के लिए हम सब आज यहाँ पे जुड़े हैं। मतलब जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके कोलकाता तक सारे के सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो फटाफट से अगर कोई आपका दोस्त यार मिसिंग है ना तो उसे रिमाइंडर दे दो कि भैया सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज और कोई नहीं, हमारे जोनल ट्रेनिंग हेड डॉक्टर हर्ष अरोड़ा जी आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो उस माइंडसेट को लेने के लिए जल्दी से रिमाइंडर डाल दो, अपना कैमरा ऑन कर लो, पेन पेपर कॉपी पेंसिल दिमाग और शरीर सब एक जगह लेकर पानी की बोतल सामने रख लेना और तैयार होके बैठ जाना क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। और एक चीज जो मिसिंग है, अभी भी मुझे काफी सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, मुस्कुराहट लेकर अपनी ट्रेनिंग को अटेंड करिएगा। तो इतना इंटेलेक्ट, इतनी लर्निंग और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर शशांक जी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर हर्ष अरोड़ा का। एक बार जोरदार तालियों से हर्ष सर का स्वागत करेंगे, जोरदार। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सुयोग सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुयोग सर फॉर सच लवली कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। और सुयोग सर की इस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग से मैं एक लाइन जरूर लेना चाहूंगा कि मुस्कुरा तो दो यारों, कोई खर्चा नहीं लगता, ऊपर वाले ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, ना जीएसटी है, ना वैट है, ना टीडीएस है, कोई टैक्स नहीं है। आपकी मुस्कुराहट आपको तो इनफैक्ट हेल्थ देती ही है, दूसरों को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे देती है। तो फ्री की पॉजिटिव एनर्जी बांटते रहो, थोड़ा सा तो मुस्कुरा लो यारों। थैंक यू सुयोग सर, थैंक यू फॉर लवली कॉन्टेक्ट सेटिंग। सो आज हम बात करने वाले वेलकम। हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। आप सब एंटरप्रेन्योर हो, मुझे मालूम है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में ज्वाइन कर चुके हो। काफी टाइम हो गया है कुछ लोगों को हाल फिलहाल शुरुआत की है उन लोगों ने, बट एंटरप्रेन्योर तो आप हो कि नहीं हो? अच्छा, हाँ, सब मुंडी हिला रहे ऊपर नीचे, हो, हाँ 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 हाँ। वैसे तो यहाँ इंडिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं, पर मैं पहले शुरू करने के पहले सेशन शुरू करने के पहले एक छोटा सा मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं उस समय साउथ इंडिया देख रहा था, सेल्स में था और कपड़े बेचता था, रिलायंस के जो कपड़े होते हैं सेल्स, उसमें सेल्स में था, हार्डकोर सेलिंग। और साउथ इंडिया में था, मतलब मेरी टेरिटरी केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये चारों स्टेट थे। अब वहां मैं पहली बार केरला गया था। मतलब ईस्ट का लड़का हूँ, पंजाबी हूँ और बंगाल में पला बड़ा हूँ, तो बंगला पंजाबी ये सारी चीजें आती है, पर साउथ इंडियन लैंग्वेज ना कभी सीखने की कोशिश की और कुछ नहीं, मतलब जानता ही नहीं था। और पहली बार जब कंपनी ने मेरे को फोन किया, मेरे को याद है आज भी, मैं बिहार में सहयोग सर ऑर्डर ले रहा था। उस समय मैं बिहार देखता था, बिहार झारखंड, मतलब झारखंड तो था नहीं, मैं 96 97 98 की बात कर रहा हूँ सर। उस समय बिहार में ऑर्डर वार्डर ले रहा था, अचानक से फोन आया। फोन तो होता नहीं था उस समय, पेजर होता था। पेजर पे मैसेज आया हेड ऑफिस से कि हेड ऑफिस में कॉल करो। तो मैंने एसटीडी बूथ में गया, ऑर्डर कॉल किया हेड ऑफिस में, बॉम्बे में हेड ऑफिस था। जी। और उन्होंने कहा हर्ष साउथ इंडिया जाओगे? और उस समय उम्र मेरी बहुत छोटी थी और घूमने फिरने का तो बहुत शौक था, आज भी है। तो मैंने कहा हाँ सर जाऊंगा। तो बोला ठीक है, तुम एक काम करो, कलकत्ता रीजनल ऑफिस में आ जाओ और अपना लेटर ले लो। मैंने कहा किस चीज का लेटर? टिकट देते हैं ना साउथ इंडिया जाने के लिए, तो टिकट देते हैं। आप कह रहे हो लेटर ले लो? बोला नहीं नहीं, अब फटाफट आओ, बहुत ज्यादा बात करने का समय नहीं है। मैं दूसरे दिन कलकत्ता पहुंचा, लेटर दे दिया, ट्रांसफर ऑर्डर। अब मैं साउथ इंडिया देखूंगा। और केरला, त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम भेज दिया। 2.5 दिन की जर्नी, कलकत्ता से त्रिवेंद्रम की ट्रेन पकड़ी और 2.5 दिन, करीब करीब 2.5 दिन लग गए, वहां पहुंचा। और साउथ इंडियन लैंग्वेज कुछ नहीं आती, मलयाली तो एकदम भी नहीं आती। और इनफैक्ट मलयाली आती ही नहीं है मेरे को। और उस समय जब मैं स्टेशन से उतरा, उस समय रात के 1 बजे थे। त्रिवेंद्रम स्टेशन पे उतरा, रात के 1 बजे थे। और केरला कुछ ऐसा है ना, गॉड्स ओन कंट्री। जितने लोग यहाँ केरला से हैं, साउथ इंडिया गए हैं, केरला गए हैं, आप जानते हैं, मतलब केरला बहुत प्यारी जगह है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वैली।
मतलब लोग जल्दी सो जाते हैं, लोग जल्दी जग भी जाते हैं। तो जल्दी सो जाते हैं मतलब सारे रेस्टोरेंट बंद, सब कुछ बंद। 2.5 दिन की जर्नी के बाद मैं त्रिवेंद्रम उतरा। फिर किसी ने बताया कि वो सामने क्रॉस करके रास्ता, स्टेशन से क्रॉस करके बस अड्डा है, एएसटीसी का बस अड्डा है, केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का। उसके अंदर सारी रात कैंटीन चलती है। तो मैं घुस गया उस कैंटीन में, और वहां जाके मैंने पूछा कि अब साउथ इंडिया आया हूँ, तो यही दिमाग में बैठा हुआ है कि इडली डोसा मिलेगा। मैंने पूछा डोसा है? वो जो बेरा मैंने वेटर आया था, उसने ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी। सुयोग से मेरी गर्दन दिख रही है? हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ऐसे। एकदम ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी। फिर मैंने पूछा इडली है? फिर उसने ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी। फिर मैंने पूछा राइस है, क्योंकि कुछ ही शब्द जानता हूँ, राइस, इडली, डोसा, ये तो समझेगा। फिर ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी। मैंने मैंने 4 5 6 चीजें पूछी, सब में ऐसे ऐसे गर्दन हिला दी। अब ये ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने का मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया। सत्याराज जी एकदम सही से गर्दन हिला रहे हैं, साउथ इंडिया से हैं, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई, मेरे को ऐसे ऐसे गर्दन हिलाने का मतलब नहीं मालूम। मेरे को मालूम है अगर ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई जाए तो हाँ कहलाता है, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाई जाए तो ना कहलाता है। पर वो ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहा था। फिर मैंने लास्ट में मैंने उकता के उससे हिंदी में पूछा या इंग्लिश में पूछा कि कुछ भी नहीं है क्या रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे लग रहा था वो ऐसे गर्दन हिला रहा है मतलब ना बोल रहा है। तो फिर उसने कहा नहीं सर, सब कुछ है, हमारे पास तो सब कुछ है सर, आपको क्या चाहिए? मैंने उसको बोला भाई तो फिर गर्दन ऐसे ऐसे क्यों हिला रहा है? कहता है सर हम तो यस बोल रहे हैं सर, आप डोसा मांगे हम यस बोले, आप इडली मांगे हम यस बोले, आप राइस मांगे हम यस बोले। आपको क्या मांगता है सर, आपको चाहिए क्या? हम बोले जो है पहले वो लेके आओ, पहले बताओ ऐसे मतलब यस होता है तो ना कैसे होता है? अगर ऐसे मतलब यस होता है तो नो कैसे होता है? तो कहता है सर आप मजाक करता है, और आज तक मेरे को मालूम नहीं चला नो कैसे होता है। क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठ गई थी कि बॉस नो तो कुछ होता ही नहीं है, एन ओ नो वर्ड है ही नहीं। क्योंकि उस समय से मेरे दिमाग में एक ही चीज आ गई थी, बॉस ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। जहां नो नहीं होता है वहां हमेशा एक ही वर्ड रहता है, वो है यस। तो अगर प्रेजेंटेशन में मैं जा रहा हूँ, सुयोग सर प्लीज कंफर्म सर अगर मेरी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही हो तो। यस सर, दिख रही है। थैंक यू। सो अगर आपकी डिक्शनरी में यस है और अगर आपकी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है, अब ये मत कहिएगा वो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण कहती है ना, ऐसी फालतू डिक्शनरी कहाँ से खरीदी। तो ये मत कहिएगा कि मेरी डिक्शनरी में नो नहीं है क्योंकि मैंने फालतू डिक्शनरी खरीदी थी। सर सीरियसली नो वर्ड नहीं है, नो वर्ड नहीं है। अगर आपकी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, और अगर आपकी डिक्शनरी में नो वर्ड कहीं दिखाई दे रहा है तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं। कितने लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, चैट बॉक्स पे यस लिख के बता दीजिए, जो मर्जी आए करिए कि आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, चैट बॉक्स पे यस भी लिखा है। इनफैक्ट मैं वन ऐप में भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स पे यस लिखा है, थैंक यू, धन्यवाद। पर अभी यहाँ पे दूसरा सवाल ये है, अगर आप लोगों ने हाथ उठाया है तो हाथ को नीचे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ दूसरा सवाल ये कह रहा हूँ कि कितने लोग अपने आप को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर समझते हैं। अब ये गुगली हो गई है ना सुयोग से। पहले मैंने पूछा एंटरप्रेन्योर कितने लोग समझते हैं, सबने फटाफट हाथ उठा लिया। एकदम। अब मैं कह रहा हूँ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कितने लोग समझते हैं? अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे, अब पूरे हाथ नहीं उठ रहे। मैंने एंटरप्रेन्योर तो समझते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं समझते हैं। अरे सर अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं समझते हो ना, तो आप एंटरप्रेन्योर भी नहीं हो। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से नो वर्ड हटा दो। तो आपने अपनी डिक्शनरी में नो वर्ड अभी भी लिख के रखा है, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर समझते हो कि नहीं समझते हो, लोगों ने हाथ ही नहीं खड़े किए इतनी जल्दी। गुगली हो गई ना। तो सर एंटरप्रेन्योरशिप में नो नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, तो हो, क्योंकि सक्सेस जो है वो यहां से होती है, जेब से नहीं होती है। सही कह रहा हूं ना? एकदम। सक्सेस जो है, सफलता जो है वो यहां से होती है, जेब से नहीं होती है। हाँ सुयोग सर आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ एकदम सही बोला सर, मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा था बिल्कुल।
थैंक यू सुयोग सर। तो ये जो 5 चीजें हैं ये मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूं, और ये जो सेशन होने वाला है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके कस्टमर्स के लिए भी होने वाला है। मतलब अभी वन ऐप पे तो आप अपने कस्टमर्स को लेके आए नहीं, यही या तो आपने उनको जूम का लिंक भी नहीं शेयर किया होगा, पर पॉइंट ये है ये आपके लिए है, पर आप इसको अपने कस्टमर्स के लिए समझिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस सेशन के बाद अभी आप अपने कस्टमर से बात करेंगे और उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर हैं। वो कहेगा हाँ सर, गूगली हो गई, आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है? वो कहेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास सक्सेस नहीं है, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है। तो सक्सेस पैसे से नहीं होता है, ये बात आज मैं आपको प्रमाणित करके प्रूव करके दिखा दूंगा। और उसके साथ साथ आपको माइंडसेट तैयार करना है, अपना भी अपने कस्टमर का भी, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंशिएट करना है, और अपने को क्या क्या चीजें चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। रेडी है इस जर्नी के लिए? तैयार है? अगर तैयार है तो सिंपल, जितने लोग वीडियो पे हैं अपनी गर्दन हिला दीजिए, और अगर तैयार नहीं है तो सर फटाफट वीडियो पे आ जाइए, रेडी हो जाइए। सत्यजीत जी बहुत जोर जोर गर्दन हिला रहे हैं, थैंक यू सत्यजीत जी। सो पॉइंट है कि पहली बात, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कहां से आता है, क्या होता है, कौन होता है, कौन है एंटरप्रेन्योर? तो सत्यजीत सर से पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। सत्यजीत सर अनम्यूट करिए। जी सर। कौन होता है एंटरप्रेन्योर आपकी नजर में? बिजनेसमैन जो ऑटोमेशन में अपने बिजनेस को ले जा चुके हैं, वही ओके, एंटरप्रेन्योर होता है। बिजनेसमैन जो अपने आप को ऑटोमेशन मोड पे ले जा चुके हैं, थैंक यू। जितने लोग वीडियो पे हैं मैं उनसे पूछूंगा, बुद्धिलाल मौर्य जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत बढ़िया जैकेट वैकेट पहन के बैठे हैं। बुद्धिलाल, बुद्धिलाल जी बताइए कौन होता है एंटरप्रेन्योर? सर एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने बिजनेस को ऐसा बिल्ड करता है कि वो काम करे भी ना करे तब भी उसके जेब में पैसे आते रहें। बहुत बढ़िया, वो काम करे या ना करे फिर भी उसकी जेब में पैसे आते रहे, थैंक यू बुद्धिराज जी। ओके, ठाकुर, ठाकुर उत्तम सिंह जी अनम्यूट करिए। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर सर वो होते हैं जो किसी भी काम को, जैसे कि विवेक सर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो ऊंची बिल्डिंग्स उनको गिरा दो और वो गिरते गिरते एक ऐसा एरोप्लेन बना दे ताकि वो एंटरप्रेन्योर, सफल एंटरप्रेन्योर वही बोले जाते बहुत बढ़िया ठाकुर, ठाकुर उत्तम सिंह जी थैंक यू, धन्यवाद। विकास पटेल जी फटाफट बताइए एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सर एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने साथ साथ कई लोगों को भी एंटरप्रेन्योर अपने जैसे बनाने की कोशिश करता है, और हर एक बहुत चुनौती बढ़िया, का सामना करता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में हमेशा कन्वर्ट करना चाहता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। महेश सर बताइए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महेश मेरे सर, हिसाब से बताइए। सर एंटरप्रेन्योर वो है जो पेन एंड प्लेजर, ये दोनों के फ्रीडम को और पेन के को दोनों को एंजॉय कर सके, एक डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव में लेके जाए, जो रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज कर पाए, जो जैसे आपने बोला नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ देखे, और अपने आप को अपग्रेड करे ताकि चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, डेंजर्स को एलिमिनेट करके उसको मैक्सिमाइज करे। बहुत बढ़िया, Thank you, थैंक यू महेश सर। इनफैक्ट सुयोग सर मेरे को लग रहा है एंटरप्रेन्योर टॉपिक लेना मेरे से गलती हो गई, यहाँ तो सारे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मैं क्या बताऊं। सबको पता है सर, लेकिन आपके इंटेलेक्ट से कुछ डेफिनेटली डिफरेंट निकल कर आने वाला है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुयोग सर फॉर सच इंस्पायरिंग वर्ड्स। और अभी मैं एंटरप्रेन्योर की बात करने वाला हूं, आप सबने बहुत सही कहा। अभी बिफोर आई गो इनटू द सेशन, एक छोटा सा किस्सा और एक शेयर करना चाहूंगा आपसे। हमारा जो बड़ा बिजनेस का बिजनेस मॉडल है ना, मैं 4 साल हो गए बिजनेस में, बड़ा बिजनेस के साथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ, और बहुत क्लोजली इस मॉडल को मॉनिटर किया मैंने, घूम घूम के मॉनिटर किया, लोगों से मिला है। तो विवेक सर का ये बिजनेस मॉडल, विवेक सर भी कहते हैं ये हब एंड स्पोक मॉडल है। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब जहां साइकिल का चक्का एक बीच में हब होता है, साइकिल का चक्का आप सबने देखा होगा, बीच में एक हब होता है और उसके ऊपर स्पोक लगे होते हैं, तारे लगी होती हैं, और फिर उसके ऊपर एक व्हील होता है, राइट। तो हब जो है ये हमारा हेड ऑफिस है, स्पोक जो है ये हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, और जो टायर है, जो रिम है, वो हमारे आईबीसी हैं या बिजनेस फ्रेंचाइजीज है। तो बेसिकली हमारा मॉडल क्या है? हमारा मॉडल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा हेड ऑफिस बड़ा बिजनेस का, फिर उसके बाद हमारे चैनल पार्टनर्स, फिर हमारे बिजनेस कंसल्टेंट्स, ये सारे। अब ये सारे लोगों के साथ मिलके मैंने एक चीज समझी है कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर विवेक सर ने बहुत रिसर्च की होगी, बहुत कुछ लगाया होगा दिमाग, समय, और ये एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल विवेक सर ने तैयार किया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर मॉडल की, और ये अचानक से बिजनेस मॉडल में घुस गया। इसमें किस्सा कहाँ है सर? आपके दिमाग में चल रहा होगा।
तो सर देखिए, विवेक सर एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट चैनल पार्टनर्स के थ्रू आईबीसी तक पहुंचता है और आईबीसी के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचता है। साधारणतः कोई भी बिजनेस मॉडल, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हो, चाहे आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का देखें, नेस्ले का देखें, पतंजलि का देखें, डाबर का देखें, बैद्यनाथ का देखें, कोई भी बिजनेस मॉडल ऐसा ही चलता है ना? ऐसा सही कह रहा हूं? एक बार हाथ हिला के बताइएगा अगर सही कह रहा हूं। कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता है। अब कोई कंज्यूमर है, एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, मैं कंज्यूमर हूं, मुझे आज सुबह लक्स साबुन से नहाना था। अब मैं क्या करूंगा, मैं लक्स साबुन से नहाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर के कारखाने में चला जाऊंगा और वहां जाके बोलूंगा भैया मेरे को एक लक्स साबुन दे दो, मेरे को नहाना है। पॉसिबल है? नहीं है ना? तो मुझे कहाँ जाना होगा? मेरे घर के बगल में कोई रिटेलर है जो लक्स साबुन बेच रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा। और वो रिटेलर को कहाँ जाना होगा? होलसेलर के पास जाना होगा। होलसेलर को कहाँ जाना होगा? स्टॉकिस्ट के पास जाना होगा। स्टॉकिस्ट को कहाँ जाना होगा? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ जाना होगा? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास, सीएनएफ एजेंट के पास जाना होगा। सीएनएफ एजेंट को कहाँ जाना होगा? मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा। तो ये पूरी चेन बनी होती है, ये पूरी चेन बनी होती है। अब इसी चेन को अगर मैं हमारे सोसाइटी के हिसाब से, समाज के हिसाब से इधर लेके आऊं, तो अगर मैं एक व्यक्ति हूं, मुझे बहुत परेशानी है, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे आसपास कोई नहीं है जो मेरी तकलीफ में मेरी मदद करेगा, मैं किससे मांगता हूं? जब इंसान को तकलीफ होती है ना, तो सिर्फ ऊपर वाले से, ऊपर वाले को याद करता है। सही कह रहा हूं ना? जब आपको कोई तकलीफ होती है तो आप ऊपर वाले को याद करते हो ना। किसी को भी मानते हो आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप उसको याद करते हो। सही कह रहा हूं? एक बार हाथ हिला के बताइएगा, जिसको भी मानते हैं आप उसको याद करते हैं जब आप तकलीफ में होते हैं। अब वो ऊपर वाला आपके पास तो आ नहीं सकता है, ऊपर वाला तो आपके पास आ नहीं सकता है। जैसे अभी मेरे को लक्स साबुन खरीदना था और मैं लक्स साबुन खरीदने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा सकता था, वैसे जब आप परेशान होते हो, आप ऊपर वाले के पास नहीं जाते हो, तो आपका क्या कार्य, आपको कहां से परेशानी का हल मिलता है? आपके बीच में कोई एक एंटरप्रेन्योर बैठा है जो ऊपर वाले का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको खुशियां देता है। एक एंटरप्रेन्योर कौन है मालूम है? जो दूसरों को खुशियां देता है। एक एंटरप्रेन्योर कौन है मालूम है? जब दूसरों को मदद की जरूरत पड़े तो वो आके सामने खड़ा होता है। एक एंटरप्रेन्योर कौन है मालूम है? अभी आपने बातों बातों में कहा, वो जो जॉब देता है, लोगों को नौकरियां देता है। तो नौकरियां देने के बहाने आप क्या कर रहे हो मालूम है? दूसरे की परेशानी को दूर कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो। और एक एंटरप्रेन्योर कौन है? जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को दूर करता है, भले प्रोडक्ट निर्माण करके करता है, प्रोडक्ट देके करता है, मगर समाज की प्रॉब्लम को दूर करता है। विवेक सर हमेशा कहते हैं, बिजनेस कैसे शुरू होता है? गड्ढा भरने से शुरू होता है। गड्ढा भरो, गड्ढे हैं समाज में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने वाला एंटरप्रेन्योर है और कोई नहीं है। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको दूर करने वाला एंटरप्रेन्योर है और कोई नहीं है। पर फिर भी थियोरिटिकली, अगर थ्योरी की बात करें, तो आपको यहाँ पे दो फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर वाला फल बेच रहा है और नीचे वाला जूस बेच रहा है। ये विवेक सर ने बहुत बार, काफी बार ये बात कही है। ए ऊपर वाला फल बेच रहा है, बी नीचे वाला जूस बेच रहा है। इन दोनों में से कौन है एंटरप्रेन्योर, ए या बी? चैट बॉक्स फटाफट अपनी उंगलियां टाइप करिए, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कौन है एंटरप्रेन्योर। फटाफट ए या बी चैट बॉक्स पे। सुयोग सर मैं वन ऐप नहीं देख पा रहा हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा कौन है, क्या आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को अपडेट कर दीजिएगा। फटाफट चैट बॉक्स पे लिख के बताइए ए या बी। सारे लोगों ने बी लिखा है। ओके, किसी ने ए भी डाल दिया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब लोग बी लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल ऑडियंस है इसलिए बी लिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल है। एंटरप्रेन्योर का पहला चरण, एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो है जो अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता है। धीरू भाई अंबानी एक स्कूल टीचर के घर में जन्मे, पढ़ाई लिखाई करके मिडिल ईस्ट में चले गए, एक तेल की रिफाइनरी में, शेल नाम की कंपनी में नौकरी कर रहे थे, अच्छी नौकरी कर रहे थे, अच्छे तनख्वाह आ रही थी, बाप माँ सब खुश थे, पूरा परिवार खुश था। पर अचानक एक दिन उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, शेल में इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के इंडिया वापस आ गए। क्यों? क्योंकि उनको एंटरप्रेन्योर बनना था। सबने बहुत धमकाया, घर वालों ने भी बहुत डराया, क्योंकि स्कूल टीचर सारी जिंदगी उनके पिता ने काम किया था, नौकरी की थी, पर उनको एक सपना पूरा करना था, एंटरप्रेन्योर बनना था। और धीरू भाई अंबानी बन गए। आज हम सबके नजरों में वो बहुत महान है, पर उनके पांव के छाले किसी ने नहीं देखे। हम मिल्खा सिंह तो बनना चाहते हैं,
पर मिल्खा सिंह को बनने के लिए कितनी बार चोटें खाई होंगी, कितनी बार पांव में छाले झेले होंगे, और तब जाके वो मिल्खा सिंह बना। वो पांव के छाले हमने नहीं देखे। थोड़ा सा क्या 19 हो जाता है, हम तो घबरा के पीछे हट जाते हैं। हुआ ये हमारे साथ, कई सारे आईबीसी ने किया ये। थोड़ा सा क्या 19 देखा, लोग घबरा के पीछे हट गए। अरे सपना क्या देखोगे, क्या एंटरप्रेन्योर बनोगे आप, कैसे गुंडा बनेगा यार। वो क्या था एक डायलॉग परेश सर का, परेश जोशी का, सॉरी परेश सर का, कौन सी पिक्चर थी ना, उसमें एक डायलॉग था, कैसे गुंडा बनेगा यार। तो परेश रावल का, तो परेश रावल का ये डायलॉग मैं दोबारा दोहराऊंगा, कैसे एंटरप्रेन्योर बनेगा यार। सपना तो देखा है, पर वो सपना पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है आप में। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कुछ खास बातें होनी चाहिए आप में। पहली खास बात क्या, आपको अपना साम्राज्य बनाना है। आप गुलाम नहीं हो किसी के, आप नौकर नहीं हो किसी के, आप अपने आप में एक राजा हो। एक एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक राजा होता है। क्यों? क्योंकि आप भगवान के, खुदा के, उस ऊपर वाले के डिस्ट्रीब्यूटर हो। जो ऊपर वाला खुशियां बांट रहा है ना, उस खुशियों को आगे पहुंचाने का काम, जिम्मेदारी आपको दी गई है। सोच लीजिए सर, कितने लोगों को ऊपर वाले का हाथ होता है, एक एंटरप्रेन्योर को ऊपर वाले का हाथ होता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस। धीरू भाई अंबानी जब इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के वापस इंडिया आए थे ना, तो उन्होंने रिस्क लिया था। क्या होता अगर उतनी पैसा भी नहीं कमा पाते जितना वो नौकरी में कमा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग एंटरप्रेन्योर नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है 4 साल के इस बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हुए जर्नी को मैंने खुद देखा है, मैंने खुद महसूस किया। कई सारे लोग नौकरियां छोड़ के आए थे, कई सारे लोग नौकरियां छोड़ के आए थे, और आने वाले दिनों में फिर आएंगे, क्योंकि हमारा बीबीपी फिर लॉन्च हो चुका है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम फिर लॉन्च हो चुका है, और लोग आएंगे, सीखने के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे, नौकरियां छोड़ के आएंगे। रिस्क लेने वाले होने चाहिए आप। और एक बात बताऊं, आपको अंदर में ना एक इनोवेशन का कीड़ा होना चाहिए। अब इनोवेशन का कीड़ा होना चाहिए मतलब ये नहीं है कि आप आइंस्टाइन बन जाए, आप वो ग्राहम बेल बन जाए और टेलीफोन का आविष्कार कर दें, आप कोई ऐसा आविष्कार कर दें, नहीं, वो इनोवेशन नहीं कह रहा। आप इनोवेट करिए कि आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम को कुछ इनोवेटिव तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, इन जो नए नए एंटरप्रेन्योर जो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने समाज की छोटी सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ इनोवेशन किया। ओला ने क्या किया? ओला ने नई टैक्सी नहीं डाली, कोई नया बिजनेस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ समाज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ नया, एक एप्लीकेशन बेस्ड एक सॉफ्टवेयर लेके आए, जिससे आप टैक्सी आसानी से बुक कर सकते हो। स्विगी, जोमेटो, जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं, वो ये इनोवेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई नया टेलीफोन आविष्कार नहीं किया। एप्पल, स्टीव जॉब टेलीफोन आविष्कार नहीं किया, टेलीफोन तो ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था। उन्होंने इस टेलीफोन की सुविधा को और आगे बढ़ाया, इनोवेट किया। आपको भी इनोवेशन करना है, आईबीसी बन के, बीबीपी में बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी बन के इनोवेट करना है। क्या? कि आप कैसे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को दूर करोगे, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करोगे। माना हम ट्रेनर सब आपको कॉल स्क्रिप्ट देंगे, ओपनिंग कॉल, फिर रैपो बिल्डिंग, फिर नीड एनालिसिस, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर क्लोजिंग, फिर फॉलो अप, ये सारी चीजें हम आपको देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। पर एक्चुअल में अंत में आप हैं जो इनोवेट करेंगे, आप हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है इनोवेशन तरीके से, वो आप बताएंगे। कल रिटिमिस देख रहा था, बहुत पावरफुल रिटिमिस था, बहुत पावरफुल रिटिमिस था। उसमें जो रिटिमिस के स्पीकर थे ना, हमारे एक आईबीसी 80 लाख का रेवेन्यू कर चुके हैं, वो इतने अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं। रिटिमिस में उन्होंने कहा कि वो पर्सनलाइज्ड वीडियो मैसेज भेजते हैं फॉलो अप का। मेरे को नाम याद नहीं है उनके कस्टमर का, पर कोई मोहम्मदन थे, साहिल शायद नाम था, साहिल भाई, अरे वाह, साहिल भाई करके शुरुआत की उन्होंने। और हम कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर। अरे साहिल भाई, बहुत अपनापन लगता है। ये होता है इनोवेशन, ये होता है इनोवेशन। आपको अपने तरीके से इनोवेट करना है और हमेशा करते रहना है, हमेशा करते रहना है, रेगुलर रहना है। ये नहीं कि 2 महीने छुट्टी पे चले गए हम, अरे सर बहुत कमा लिए अभी तो, अब तो इतना कमा लिए बड़ा बिजनेस में कि 2-3 महीने हम आराम से जाके छुट्टी मना सकते हैं। अरे नहीं सर, आप ऊपर वाले के डिस्ट्रीब्यूटर हो, ऊपर वाला छुट्टी मनाता है क्या? या नीचे में जो समाज में लोगों की प्रॉब्लम है वहां छुट्टी पड़ती है क्या? तो अगर समाज में लोगों की प्रॉब्लम में छुट्टी नहीं होती है, ऊपर वाला छुट्टी नहीं मना सकता है, तो आप कैसे हिम्मत कर सकते हो छुट्टी मनाने की? एंटरप्रेन्योर हो आप, एंटरप्रेन्योर छुट्टी पे नहीं जाता है सर,
एंटरप्रेन्योर छुट्टी पे नहीं जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, वो एक लीडर की तरह खड़ा होता है, एक लीडर की तरह जो हर प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेता है और हर सोल्यूशन में लोगों को भी बांटता है, खुशियां बांटता है। तो आप भी एक लीडर हो, आप भी एक लीडर हो। और सबसे बड़ा गुण एंटरप्रेन्योर का क्या है मालूम है? कि वो फ्यूचर देख सकता है। हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो थे, हमारे पुराने जमाने में जो संत महात्मा थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, वो फ्यूचर देख सकते थे। आप भी फ्यूचर देख सकते हो। एंटरप्रेन्योर वो नहीं है जो आज के दिन में जीता है, एंटरप्रेन्योर वो है जो आज से 5 साल बाद क्या होगा उसके हिसाब से जीता है। 5 साल बाद क्या होगा आपको सोचना है, 5 साल बाद क्या होगा ये तो सोच ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपने तो 2 महीने पहले ही दिखा दिया। कुछ लोगों ने 2 महीने पहले ही दिखा दिया, हम 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा यही नहीं देख पा रहे थे। हम तो आज पे जीते हैं, आज कमाया, आज खाया, आज गवाया, आज उड़ाया, खत्म। वो एक कॉमेडी शो देख रहा था, उसमें वो कहता है स्टैंड अप कॉमेडी में, मेरी सर कल को लेके चिंता नहीं है, कल के लिए तो मेरे पास है। अब आगे का डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा, मेरी चिंता परसों को लेकर है। आप लोग सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो कॉमेडी वाला सीन आपने भी देखा होगा। तो सर एंटरप्रेन्योर वो है जो फ्यूचर में देखता है और कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि आपको सबसे अच्छा बनना है, आपको नंबर 1 नहीं ओनली 1 बनना है। जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो सब करेंगे, ये वाला एटीट्यूड सही एटीट्यूड है। मैं वो नहीं करूंगा जो सब कर रहे हैं, मैं वो करूंगा जो सब करेंगे। लोगों को फॉलो करो पर अपने आप को फॉलो करवाओ, इस दिशा में काम करोगे तो एंटरप्रेन्योर बनोगे। आज धीरू भाई अंबानी अकेला है, आज स्टीव जॉब अकेला है, आज रतन टाटा अकेला है, ये सारे एंटरप्रेन्योर है। इनको लोग फॉलो करते हैं, ये लोगों को फॉलो नहीं करते हैं। आपको अपनी दुनिया बनानी है, आप अपनी दुनिया के बादशाह हो, आप अपनी दुनिया के बादशाह हो। तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 4 चीजों पे ध्यान देना है सर। चेंज सबसे बड़ी चीज है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। चेंज इज कांस्टेंट। बचपन से लेके आज तक कितनी चीजें चेंज हुई हैं, आपकी उम्र चेंज हुई है, आपकी मानसिकता चेंज हुई है, आपके आसपास का समाज चेंज हुआ है, आपका देश चेंज हुआ है। तो सर आप चेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एंटरप्रेन्योर कैसे कहलाओगे बॉस? अपॉर्चुनिटी बना दो उस चेंज को, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी समस्या है, अपॉर्चुनिटी बना दो। मैं फिर जाऊंगा कल के रिटेमिस के सेशन को दोहराऊंगा, कल के रिटेमिस के सेशन को फिर से दोहराऊंगा कि उसने कहा था जब 2 महीने मेरे पास कोई काम नहीं समझ में आ रहा था बड़ा बिजनेस में, तो मैंने अपनी कुल्हाड़ी पे धार की। कुल्हाड़ी पे कैसे धार की? मैंने कंटेंट देखना शुरू कर दिया। अरे यार सोचो, उसने कंटेंट देखना शुरू कर दिया और हमने यानी कई सारे लोगों ने तो हाय तौबा मचानी शुरू कर दी। अरे हाय अब क्या हो गया, अरे हाय अब क्या हो गया, अरे हाय अब क्या हो गया। अरे या तो छाती पीट लो या तो कंटेंट देख लो, चॉइस आपकी है। उसने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दिया और इसीलिए तो 36 बीबीपी बेच चुका है वो। मेरे को ठीक से नंबर याद नहीं है पर 36-40 बीबीपी बेच चुका है, और आप तो 4 के लिए पीट रहे हो छाती। उसने वो 2 महीने 3 महीने अपनी कुल्हाड़ी पे धार कर ली और आपने अपनी कुल्हाड़ी ही तोड़ ली। अब गाछ क्या काटोगे, पेड़ क्या काटोगे आप? आपको हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छिपी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। अभी महेश सर ने कहा NO एक एंटरप्रेन्योर के लिए वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहलाता है। NO का मतलब नो नहीं होता है सर, NO का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देनी चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो। और इंक्रीज करो वैल्यू को, कस्टमर के साथ जुड़ो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, अपने आसपास जुड़े हुए समाज को सेटिस्फाई करो। कैसे सेटिस्फाई करें सर, कैसे वैल्यू ऐड करें, समाज में कैसे वैल्यू ऐड करें? तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा किस्सा, एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। आप लोग रेडी हो कहानी सुनने के लिए? अगर रेडी हो तो थम्स अप दिखा दो, हाथ उठा दो, यस लिख दो। कहानी है 1969 की। 1969 में इस व्यक्ति ने, कौन है ये व्यक्ति? चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो कौन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कौन है ये आदमी, कौन है ये व्यक्ति? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताओ फटाफट। कितने लोग लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कौन है? एकदम सही कहा रवि राय जी ने, एकदम सही कहा। अगर फिर भी अगर लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा क्लू देता हूं। अब याद आ रहा है? मैं बात कर रहा हूं करसन भाई पटेल की। करसन भाई पटेल
एक केमिकल इंजीनियर गुजरात गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, गुजरात सरकार की नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी अचानक से उन्होंने छोड़ दी। क्यों अचानक से सरकारी नौकरी छोड़ दी 1969 में? बेवकूफ है क्या? सरकारी नौकरी मिलने में पसीना छूट जाता है। आज भी मैं देखता हूँ लोग सरकारी नौकरी के पीछे पागल हो रखे हैं, पता नहीं क्या छुपा हुआ है, क्या मधु है। हाँ एक चीज है, काम नहीं करना पड़ता ना सुयोग सर, सरकारी नौकरी में सैलरी टाइम पे आ जाती है। बिल्कुल सर। तो नो कमेंट्स, इस बात पे मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं। पर करशन भाई पटेल उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी 1969 के समय, घर आ गए और घर आके उनको बहुत गालियां पड़ी, क्योंकि सरकारी नौकरी छोड़ के आने वाले को गालियां ही पड़ती है। ये इंडिया है, भारत है, मानसिकता है। बहुत गालियां पड़ी। उन्होंने एक ही प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि मेरी घरवाली की, मेरी माँ की जब वो कपड़े धोती है ना, उनके हाथ खराब हो जाते हैं, वॉशिंग पाउडर नहीं है प्रॉपर, घर पे वॉशिंग पाउडर, घर पे कपड़ा धोने का साबुन बनाया जा रहा है, और जो बाजार में वॉशिंग पाउडर अवेलेबल है हिंदुस्तान यूनिलीवर का सर्फ, वो बहुत महंगा है। 1969 में 26 रुपए किलो पे बिकता था सर्फ, 26 रुपए किलो, बहुत महंगा हुआ करता था। 1969 की बात कर रहा हूं। नहीं ले सकते थे, साधारण लोग नहीं ले सकते थे, इंडिया में बहुत सारे लोग नहीं ले पाते थे। करशन भाई पटेल ने सरकारी नौकरी छोड़ी, केमिकल इंजीनियर थे, घर पे बैठ के एक वॉशिंग पाउडर बनाया और फ्री में लोगों को बांटा। देखो हाथ पे बहुत आसान है, हाथ पे बहुत अच्छा है, और आपको यूज भी करने में आसानी होगी। लोगों ने यूज किया, वर्ड ऑफ माउथ, पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ, बहुत पावरफुल वर्ड ऑफ माउथ फैल गया। लोगों ने उनसे पाउडर मांगना शुरू कर दिया। 2 रुपए किलो में उन्होंने पहला निरमा लॉन्च किया था 1969 में, जब 26 रुपए किलो में सर्फ बिका करता था। इन्होंने 2 रुपए किलो में निरमा लॉन्च किया। जंगल में लगी हुई आग की तरह पॉपुलैरिटी फैल गई, जंगल में लगी हुई आग की तरह पॉपुलैरिटी फैल गई। और 10 साल के अंदर, यानी 1969 से लेके 1979 तक पूरे इंडिया में 80% लोग निरमा यूज कर रहे थे। ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। सरकारी नौकरी करते रहते ना, तो इतने लोगों को हाथ साफ या हाथ को क्लीन रखने का उपाय नहीं कर पाते। अब सोचो जितने लोगों ने निरमा यूज किया होगा, उन्होंने 2 हाथे उठा के माताओं ने, बहनों ने इनको आशीर्वाद दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हाथ जलने लगते थे दूसरा पाउडर यूज करके, निरमा ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो समस्या का समाधान दे दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी बड़ा बिजनेस का यही विजन लेके स्टार्ट किया था कि हम लोगों को कमाने का एक उपाय देंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। आप गर्वित हो सर, आप प्राउड फील करो कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में हो। आपका काम यही है कि आप लोगों की मुश्किलों को दूर करते हो। सोचो जब करशन भाई पटेल को 2 हाथ उठा के माताओं ने, बहनों ने आशीर्वाद दिया था ना, अगर आपने किसी की समस्या का समाधान दे दिया, वो इंसान भी आपको 2 हाथ उठा के जब आशीर्वाद देगा ना, तो सोचना वो 2 हाथ उठा के ऊपर वाले के साथ हाई फाई कर रहा है। तो एक हाथ उसका और एक हाथ ऊपर वाले का, बीच में तो एंटरप्रेन्योर खड़ा है। वो दोनों हाथ हाई फाई करने के लिए जब आएंगे ना, वो दोनों हाथ आपके साथ टच करेंगे। पर आपने कितने लोगों की समस्याएं दूर की? इस सेशन के बाद एक बार नोट डाउन करिएगा, लिस्ट बनाइएगा। अब तक एंटरप्रेन्योर बनके क्या आपने इतने लोगों की समस्या दूर की? अगर नहीं की तो सर एंटरप्रेन्योर मत बनिए, और अगर बनना है तो आज से शुरू करिए। कितने लोगों की समस्याएं आप दूर करेंगे? कितने लोगों की समस्याएं आप दूर करेंगे? दिमाग से एंटरप्रेन्योर बनिए सर, काम से नहीं। एंटरप्रेन्योर अपने काम से नहीं, दिमाग से जाना जाता है। माइंडसेट को चेंज करना है सर। आज का सेशन आपके लिए नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने सारे लोग आपसे कनेक्टेड है ना, उन सबके लिए है। इस सेशन के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है, कितने लोगों की समस्याएं आप दूर करने वाले हो। चाहे वो आपके रिलेटिव हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके कस्टमर हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपने दिमाग से उनकी समस्या को दूर करना है। क्योंकि एक बार अगर किसी की समस्या आपने दूर कर दी ना, तो वो जब हाथ उठाएगा आपको आशीर्वाद देने, तो वो आपके लिए नहीं, वो हाई फाई करेगा ऊपर वाले के साथ, और बीच में आप होंगे। तो सोचिए जब ऊपर वाले का हाथ और कस्टमर का आशीर्वाद दोनों आपके साथ टच होंगे ना, आप कहाँ जाएंगे? करशन भाई पटेल को 10 साल लगे 80% मार्केट शेयर करने के लिए हासिल, आपको भी मिल जाएगा। आपको अपने बिजनेस के लिए पैशन होना जरूरी है, जो भी करिए। थैंक यू शशांक जी, बहुत अच्छे से थम्स अप दिखाया आपने। तो आपको अपने बिजनेस के लिए पैशन होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 महीना कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं कि पैशन का तो चूरन बना के खा जाते हैं हम। पैशन तो है ही नहीं। पैशन का मतलब क्या होता है सर? हम तो यहाँ कमाने आए हैं। अरे नहीं सर, आप लोगों की सेवा करने आए हो।
कमा तो आप कहीं से भी कर सकते हो, चाय की दुकान भी, टपरी भी खोल लेते तो कमा लेते, रिक्शा भी चला लेते तो कमा लेते। सर कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की मदद करना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में हो आप, लोगों की मदद करने के लिए आए हो, पैशन होना चाहिए, पैशन। प्रोडक्ट नहीं है, आईबीसी नहीं है, हल्ला मच गया, अरे यार आईबीसी बंद कर दिया, तो क्या हो गया, आईबीसी बंद कर दिया, आपको सिखाया ना, आपने लोगों की मदद की इस 2 महीने में, आपने उनकी प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंसी की क्या, 4 लोगों से बात की, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया क्या? नहीं दिया, क्योंकि पैशन ही नहीं है, पैशन ही नहीं है सर। पैशन हो ना तो गिटार में से म्यूजिक निकलता है, और पैशन ना हो तो गिटार से क्रिकेट भी खेला जा सकता है। पॉइंट ये है कि आपका पैशन सही डायरेक्शन में है या गलत डायरेक्शन में है। विश्वास, अरे सर विश्वास पैदा करिए। एक कस्टमर जब आपसे बात करता है, एक कस्टमर जब एंटरप्रेन्योर से बात करता है ना, तो वो उसको पैसे नहीं देता है, उसके विश्वास को पैसे देता है। हम खुद ही विश्वास नहीं करते अपने आप पे, हम कर पाएंगे? मैंने एक आईबीसी से कहा कि सर कॉल करना है, अरे सर नहीं हमने कभी कॉल नहीं किया। मैंने कहा क्यों, घरवाली को फोन में बात नहीं की? हाँ घरवाली से तो फोन पे बात की है सर, तो वैसे ही तो है। तो सर वहां पे कस्टमर तो होगा, तो घरवाली थोड़ी ना होगी। ये भी सही कहा सर, विश्वास पैदा करना है, विश्वास। 2 महीने अगर हमने कुछ नहीं किया और सिर्फ यही सोचते रह गए कि हमारा क्या होगा, तो सर गलत किया। आपको YouTube चैनल पे वीडियोस बनाने चाहिए थे, पोस्ट करने चाहिए थे, अच्छे अच्छे वीडियो, लोगों की सेवा करने वाले वीडियो। आपने कितने वीडियो बना लिए 2 महीने में? लोग विवेक सर पे विश्वास करते हैं, वो आपसे कॉल करते हैं तो वो विवेक सर के टीम से कॉल करते हैं, और कहीं आप अगर टीम की तरह बात नहीं कर पाते हो ना, तो आपसे विश्वास उठ जाता है, आपसे वो आईबीसी नहीं लेते हैं, और कॉम्पिटिटिवनेस आपकी खत्म हो जाती है। फिर किसी और से आईबीसी बीबीपी ले लेते हैं, मिलेनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम ले लेते हैं, और आप रोने लगते हो, अरे सर मैंने बात की थी, उसने तो उससे ले लिया। अरे आपने विश्वास पैदा नहीं किया उसमें, आप नहीं हो टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो कुछ किया ही नहीं आपने। आपको करना पड़ेगा सर, विश्वास पैदा करना पड़ेगा लोगों में कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो। प्लस फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, चेंज इज कांस्टेंट, चेंज हो रहा है, हमें भी चेंज होना है, मार्केट भी चेंज हो रही है, मार्केट सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। विवेक सर ने चेंज किया है क्योंकि मार्केट चेंज डिमांड कर रही थी, रिक्वायरमेंट कर रही थी। लगे रहते ना फिर आप एसटीडी आईएसडी का फोन बूथ खोल के, चल जाती है आपकी बिजनेस। कितने लोगों को मैं यहाँ कहूंगा, कितने लोग आज अगर मौका दिया जाए एसटीडी आईएसडी बूथ खोलने का, आप खोलोगे एसटीडी आईएसडी का बूथ? एक जमाना था जब हम कॉल करने के लिए एसटीडी आईएसडी बूथ में जाते थे, आज नहीं जाता कोई, मोबाइल है। चेंज हो गया है समाज, चेंज हो गया है मानसिकता। हम स्कूल जाते थे, किताबें लेके जाते थे, आज नए स्कूल टैबलेट लेके बुला रहे हैं, टैब टैब। चेंज हो गई है मानसिकता, समाज चेंज हो गया है, आपको भी चेंज होना होगा। तो अगर आज बीबीपी एक नए प्रोविजन के साथ, एक नए तरीके के साथ आया है, तो आपको भी उसके साथ चेंज होना होगा, नहीं तो सर आप पीछे रह जाओगे। एसटीडी आईएसडी बूथ खोल के कोई कस्टमर नहीं आएगा, और फिर कोसोगे कि गलत डिसीजन ले लिया। नहीं सर, गलत डिसीजन ये नहीं लिया कि आपने बिजनेस किया है, गलत डिसीजन ये लिया है कि आप चेंज के साथ चेंज नहीं हो पा रहे हो। एंटरप्रेन्योर हमेशा चेंज के साथ चेंज हो जाता है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा, चेंज जरूरी है, और सही समय पर डिसीजन लेना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 2 महीने पहले अगर कोई प्रोडक्ट नहीं था, ईएलपी था, तो ईएलपी पे डिसीजन लिया होता, यूट्यूब पे चैनल बना के उस पे वीडियो कंटेंट शेयर किया होता, इंस्टाग्राम को बड़ा कर लिया होता, फेसबुक को बड़ा कर लिया होता। सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा गुण है। और एक बात, अपने ईगो को ना दबा के रखो। आप हो कौन, कौन हो? इस इतनी बड़ी दुनिया में एक छोटे से बिंदु भी नहीं हो, उससे भी छोटे हो। काहे का ईगो बॉस, काहे का ईगो? ईगो नहीं रखो, आप लोगों की सेवा करने के लिए हो। एंटरप्रेन्योर का पहला गुण है कि वो लोगों की सेवा करने के लिए है, और सेवादार को ईगो शोभा नहीं देता। जो सेवा करता है ना, लोगों की मदद करता है, उसको ईगो शोभा नहीं देता। तो अगर आप ईगो में हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, तो सॉरी सर, आपने कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ अपना कर्म किया है, लोगों की सेवा की है। फिर दोबारा उस ईगो को वापस ले आओ और फिर सेवा शुरू करो, देखो आप तरक्की हो जाए, तरक्की पे रहोगे, तरक्की पे आ जाओगे। और अपनी अगर गलती हो जाए तो मान लो, ये भी एंटरप्रेन्योर का बहुत बड़ा गुण है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, सेल नहीं हुई सर, सेल नहीं हुई सर, सेल नहीं हुई सर, सेल नहीं हुई सर, कस्टमर क्लोज नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या हो गया, कस्टमर क्लोज नहीं हो रहा?
अरे सर लीड खराब है, अरे सर लीड खराब है, ये तो एक बात हो गई, पर आपसे क्लोज क्यों नहीं हुआ? अरे सर लीड खराब थी, ठीक है सर मैं समझ गया, आपसे क्लोज क्यों नहीं हुआ? कभी आपने आत्म विश्लेषण करके देखा, अंदर घुस के झांक के देखा, आपने कस्टमर के हिसाब से क्या किया? लीड तो लीड होती है सर, लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब होता है कस्टमर और उसका फोन नंबर, कुछ भी हो सकता है, कस्टमर और उसका फोन नंबर। अब आपने अगर उसके हिसाब से, उसकी सेवा के भाव से उसकी सेवा नहीं की, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया, उसकी प्रॉब्लम दूर नहीं की, तो सर वो लीड तो कैंसिल होगी, खराब होगी। तो ये 6 गुण आप में अगर हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हो। आप अगर 6 गुण लेके चलते हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। और 3 चीजें और बताऊंगा सर, और 3 चीजें बताऊंगा कि अपने फेलियर को कभी भी अपने आसपास नहीं आने दो। फेलियर तो आएगा, फेलियर तो आएगा, आप फेलियर को अपने आसपास मत आने दो। जब करसन भाई पटेल ने ये सरकारी नौकरी छोड़ी थी, डर नहीं लगा था उनको कि क्या होगा मेरी नौकरी छोड़ने के बाद। जब धीरू भाई अंबानी ने अपनी नौकरी छोड़ी थी और इंडिया वापस आ गए थे, डर तो लगा होगा उनको, पर उसने डर को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट किया। धीरू भाई अंबानी को लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार क्या कर रहा है, करसन भाई पटेल का लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी छोड़ दिया, उसने उसको भी ले लिया, क्रिटिसिज्म को भी ले लिया। आपको भी लेना पड़ेगा। अगर कोई आपको फोन पे कहता है कि अरे यार कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, बेकार यूट्यूब पे ये बोल रहा है आदमी, फेसबुक पे ये बोल रहा है आदमी, अरे बोलने दो, आप सुन लो, पर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करो। पर पॉइंट ये है कि क्रिटिसिज्म को हावी मत होने दो अपने ऊपर। कंफर्ट जोन से निकल के आ जाओ बॉस। एंटरप्रेन्योर को कंफर्ट जोन नहीं मिलता है। 2 महीने पहले बहुत कमाया था, चलो 2 महीने छुट्टी कर लेते हैं यार। मेरे एक जान पहचान के आईबीसी ने ना शादी कर ली, मैंने, उसने बहुत अच्छा काम किया। जब बड़ा बिजनेस में आईबीसी बंद हुआ, उसने कहा काम वाम तो है नहीं, चलो शादी कर लेते हैं। अब तक काम कर रहा था, तो उसने शादी कर ली और 2 महीने से शादी ही एंजॉय कर रहा है। मैंने फोन किया उसको कि भाई अब तो शादी हो गई, 2 महीने हो गए, वापिस आ जा काम पे। अरे नहीं सर 2 महीने हो गए तो क्या हुआ सर, 2-4 दिन और आराम कर लेते हैं। अरे माना शादी की है, पर दुनिया में तू अकेला इंसान नहीं है जिसने शादी की है। इस शादी के बाद खर्चे बढ़ते हैं, काम भी बढ़ना चाहिए, आराम बढ़ना नहीं, काम बढ़ना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि आप कंफर्ट जोन से निकल के आ जाइए, और कंफर्ट जोन से जब निकल के आएंगे तभी आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूँ रतन टाटा जी की। रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा है। उन्होंने कहा है कि जब आप पे लोग पत्थर फेंकना शुरू करें ना, तो उन पत्थर को इकट्ठा कर लो, उन पत्थर को इकट्ठा करके एक अच्छी सी इमारत बना लो। रतन टाटा जी पे कितने पत्थर फेंके गए, याद है ना वो नैनो की कहानी, टाटा नैनो। जब उन्होंने सपना देखा कि मैं इंडिया के हर एक घर में एक गाड़ी लेके आऊंगा, 1 लाख रुपए की गाड़ी लेके आऊंगा, वो सपना देखा था उन्होंने। और उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी टीम पूरी की पूरी उनके साथ लग गई, जुट गई, नैनो की फैक्ट्री बनाई। पर उस नैनो की फैक्ट्री को चलने नहीं दिया गया। उस नैनो की फैक्ट्री का जम के विरोध हुआ, बंगाल में सिंगूर में जम के विरोध हुआ कि नैनो को, टाटा को इस स्टेट से बाहर करो। पत्थर फेंके उन पे लोगों ने, पर उन्होंने उससे महल बना लिया। आज भले ही नैनो बंद है, आज सानंद गुजरात में नैनो की फैक्ट्री में भले ही नैनो नहीं बन रही है, पर उस नैनो की फैक्ट्री में लैंड रोवर और जगुआर बन रही है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, पत्थर को उन्होंने एक बहुत बड़ा महल बना के खड़ा कर दिया। सर आप पे भी लोगों ने पत्थर बरसाए होंगे, और आपने पत्थर खा के आह ऊ आह आउच किया होगा। सर रतन टाटा ने आह ऊ आउच नहीं किया, उन्होंने उसी पत्थर से महल बना लिया। और आप आह ऊ आउच करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं। अरे सर एंटरप्रेन्योर आह ऊ आउच नहीं करता है, एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ जाता है। एक और कहानी है सर, सुयोग सर अलाउ करेंगे, आप लोग अलाउ करेंगे कहानी सुनना? सर आज के सेशन में कहानियां बड़ी हैं, रेडी है कहानी सुनने के लिए? एक बार यस करके बताइएगा। यस कर रहा हूँ मैं सर, गर्दन हिला के। अच्छा गर्दन हिला के यस कर रहे हैं। सो एक और कहानी है एंटरप्रेन्योर की। यह एंटरप्रेन्योर दूसरे तरीके का एंटरप्रेन्योर था। यह एंटरप्रेन्योर 1976 में 1 अप्रैल को अपने एक मित्र के साथ 20 साल की उम्र में अपने गैरेज में एक कंप्यूटर बनाता है। ऐसा नहीं है उसने पहला कंप्यूटर बनाया था दुनिया में, धरती में पहला कंप्यूटर ऑलरेडी था। IBM मार्केट में लीडर था,
IBM के कंप्यूटर बहुत बिकते थे, पर इस आदमी ने भी कंप्यूटर बनाया और चूंकि बहुत गरीब परिवार से था, खाने पीने के लाले रहते थे, एप्पल उसके लिए लग्जरी था और कहीं ना कहीं किसी एप्पल के बाग में किसान की तरह काम किया करता था, तो उसने अपनी कंपनी का नाम क्या दे दिया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, उसने अपनी कंपनी का नाम क्या दे दिया? फटाफट चैट बॉक्स पे उंगली चलाइए, क्या मैं कह रहा हूं? एप्पल। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। तो उसने अपनी कंपनी का नाम दे दिया एप्पल। एप्पल। स्टीव जॉब मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी कहानी सुनाने वाला हूं। एक एप्पल के फार्म में नौकरी करने वाला गैरेज में पहला कंप्यूटर बनाता है, जिसके पास $2 नहीं थी, उसने $2 बिलियन की कंपनी बना दी। अगर समय लगे ना तो ये वाला वीडियो यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। स्टीव जॉब्स इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टीव जॉब इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। आज स्टीव जॉब को कौन नहीं जानता, एप्पल को कौन नहीं जानता, पर विवेक सर ने एक केस स्टडी बनाई थी, उस पे स्टीव जॉब पे भी बात की थी कि स्टीव जॉब कौन था। एक बहुत गरीब परिवार से, इनफैक्ट एक बिन ब्याही माँ का बच्चा जिसे माँ ने फेंक दिया ऑलमोस्ट। एक वकील ने गोद ले लिया, वकील फैमिली ने गोद ले लिया, वो वकील फैमिली जिसके पास खुद को खाने के लाले थे। वो क्या पढ़ाता, क्या खिलाता। ग्रेजुएट किया किसी तरीके से, इनको पढ़ा लिखा के ग्रेजुएट किया, पर आगे पढ़ाई कराने का पैसा नहीं था इनके पास। इनफैक्ट इन्होंने अपने इसी लेक्चर में, स्टीव जॉब इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसी लेक्चर में उन्होंने माना है कि सर 2 टाइम का खाना नहीं होता था, हफ्ते में 1 दिन जाते थे इस्कॉन के मंदिर में, वहां भरपेट खाना खाते थे क्योंकि पैसा नहीं था खाने का, घर में पैसा नहीं था खाने का। तो ऐसा इंसान जिसके पास खाने का पैसा नहीं था वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो सर आपके पास क्या नहीं है? आपके पास ऊपर वाले का दिया हो बहुत कुछ है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती नहीं है कि हम हिल जाते हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखो सर, हिलने का नहीं है, उसी हिलने में, उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। स्टीव जॉब जिसने इस कंपनी को बनाया, जिसने इस कंपनी को बड़ा किया, इतने मेहनत की, अचानक से उस कंपनी ने उसको निकाल दिया। सुना है कभी ऐसा? कंपनी के मालिक को निकाल दिया जाता है। स्टीव जॉब को निकाल दिया गया कंपनी से, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से, गैरेज से एक कंप्यूटर बना के उन्होंने कंपनी खड़ी की और कंपनी के बोर्ड ने उनको कंपनी से निकाल दिया। पर हुआ था स्टीव जॉब के साथ, कोई दूसरा होता तो टूट जाता, खत्म हो जाता। अरे यार मेरी बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया यार, मेरे को निकाल दिया यार, टूट जाता, बिखर जाता। पर स्टीव जॉब बिखरे नहीं, स्टीव जॉब टूटे नहीं, क्योंकि उन्होंने वहां से निकल के दूसरी कंपनी फॉर्म की और उस कंपनी को कुछ इस तरीके से बनाया कि वो कंपनी दोबारा एप्पल को सपोर्ट करने में लग गई, दोबारा एप्पल को सपोर्ट करने में लग गई। ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया उन्होंने, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल ने खरीदा और फिर दोबारा स्टीव जॉब एप्पल में आ गए। पर एक बात बताऊं, जब तक स्टीव जॉब एप्पल में थे ना, तब तक एप्पल ऊपर से ऊपर जा रही थी, और जैसे ही स्टीव जॉब को निकाला गया एप्पल का डाउनफॉल शुरू हो गया, एप्पल गिरना शुरू कर दी, एप्पल के प्रॉफिट्स गिर गए, एप्पल का रेवेन्यू गिर गया। पर जैसे ही स्टीव जॉब वापस आए, उन्होंने एप्पल को दोबारा आसमान तक पहुंचा दिया, दोबारा आसमान तक पहुंचा दिया। और 2022 में एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बन गई जो $3 ट्रिलियन की वर्थ के साथ खड़ी थी। एक यूके का जीडीपी नहीं है 3 ट्रिलियन डॉलर। हम क्या सोच रहे हैं, इंडिया क्या सोच रहा है, हम 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। और एप्पल 2022 में $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका था, कैश था उसके पास $202 के आसपास बिलियन। और आपको एक और नई खबर बताऊं, कल रात को मैं बिजनेस न्यूज देख रहा था, आदत है बिजनेस के बारे में सुनने की, समझने की, इसीलिए तो विवेक सर के साथ जुड़ा हुआ। टाटा ने एप्पल का फोन बनाने की जिम्मेदारी ली है इंडिया में। इमेजिन करिए, दुनिया टाटा का फोन यूज करने वाली है क्योंकि वो आईफोन बनाने वाले हैं। पॉइंट ये है कि इंडिया आगे जा रहा है, इंडिया के एंटरप्रेन्योर आगे जा रहे हैं, इंडिया के बिजनेसमैन आगे जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो? बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े हो, गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है, पर आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करते हो, कैसे लर्निंग लेते हो, कैसे लोगों तक पहुंचते हो, कैसे लोगों की प्रॉब्लम दूर करते हो, ये आपको देखना है। कंपैरिजन आपके पास है, या तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, या कोई नहीं बनोगे। तो हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ 2 लोगों की, एक लेफ्ट साइड में फोटो है, एक राइट साइड में फोटो है। जो मेरे राइट साइड में फोटो है वो एक चाय वाले की है जो 600 रुपए से 5,000 रुपए दिन का कमाता है, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे फोटो है वो 2 लाख से 3.5 लाख रुपए रोज का कमाता है, दोनों ही चाय वाले।
दोनों ही चाय वाले, एक 600 रुपए रोज कमाता है और एक 2 लाख रुपए रोज कमाता है। बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं और चाय का ही बिजनेस कर रहे हैं। एक की औकात 2023 अप्रैल में 30 मिलियन डॉलर की थी और दूसरे की औकात पता नहीं। बेचारा रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज सो जाता है, वर्थ ही नहीं है। अब आप डिसाइड करिए आपको कितनी वर्थ चाहिए। आप 600 रुपए रोज कमाना चाहते हो या 2 लाख रुपए रोज कमाना चाहते हो? आपकी वैल्यूएशन, आपकी वर्थ 30 मिलियन डॉलर बनाना चाहते हो या आपकी मिलियन वर्थ कुछ भी नहीं रहना चाहते हो? ये आपके चॉइस पे है, आपके ऊपर है। ये सब यहाँ से खेल शुरू होता है सर। प्रफुल्ल बिलोरे एमबीए चाय वाला, उसका खेल भी यहीं से शुरू हुआ था। और वो जो इस तरफ चाय वाला चाय बना रहा है, चाय बेच रहा है, उसका खेल भी यहीं से शुरू हुआ था। ये आज भी 200 रुपए 600 रुपए कमाता है और ये आज भी 2 लाख से 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए रोज के कमाता है। अब आप मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कि आप 600 रुपए रोज कमाना चाहते हो या 2 लाख रुपए रोज कमाना चाहते हो। चैट बॉक्स पे लिख के बताओ फटाफट, चैट बॉक्स पे क्या कमाना चाहते हो। अगर 6 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो इस सेशन में जुड़े रहना। अगर 2 लाख रुपए रोज के कमाना चाहते हो तो इस सेशन में जुड़े रहना, क्योंकि मैं अब राज की बात बताने वाला हूं। 2 लाख कैसे कमाए जाएंगे रोज के, वो बताने वाला हूं। 2 लाख रुपए कैसे रोज के कमाए जाएंगे, कैसे अपनी वर्थ कमाई जाएगी, वो बताने वाला हूं। आपको क्या क्या करना है। अगर 2 लाख रुपए रोज के कमाने हैं ना, तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर मतलब आपको हमेशा कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने या बड़ा बिजनेस ने एक नई चीज की। आज से दिन में 2 बार, एक 3 बजे और एक 7-7:30 बजे लाइव वेबिनार होगा कम्युनिटी ऐप पे। दिन में 2 बार 31 तारीख तक। और इसमें विवेक सर अपना सेशन लेंगे और उसके बाद हमारे स्टार सीपी 5 स्टार सीपी क्वेश्चन आंसर लेंगे आपके कस्टमर्स का। मालूम है ना, इंफॉर्मेशन पहुंच गई आप तक। दिन में 2 बार वेबिनार होने वाला है कम्युनिटी ऐप में, आज से लेके 31 अक्टूबर तक। तो जितने भी प्रोस्पेक्ट्स आपके हैं, जिनको आप मदद करना चाहते हो, जिनको आप बताना चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या का समाधान हमारे पास है, उन सबको वेबिनार में लेके जरूर आना। दिन में 2 बार वेबिनार होने वाला है। तो हमेशा कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, जैसे बड़ा बिजनेस आपको सिखा रहा है। नई मार्केट तैयार करो। आस पड़ोसी में देखो कौन प्रॉब्लम में है, नई मार्केट तैयार करो। लोगों के पास चले जाओ, उनको प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम समझो। अगर समझ में सोल्यूशन आता है तो दे दो, नहीं समझ में आता है सोल्यूशन तो वापस आओ, पढ़ो, सीखो। विवेक सर की टीम, विवेक सर का कंटेंट आपको मिला हुआ है। कंपटीशन को रिड्यूस करो, कुछ ऐसा कर दो कि लोग आपके साथ जुड़ जाएं। आज हमारे 5 स्टार सीपी क्यों 5 स्टार है? क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वो कुछ ऐसा करते हैं जो आप नहीं करते हो। कुछ ऐसा करो कि आपके साथ भी लोग जुड़ना शुरू कर दें। रिस्क लो, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। 4 कस्टमर मना क्या कर देते हैं, आप तो रिस्क लेना बंद कर देते हो और फिर कहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं। अरे चाय वाले बन जाओगे, 600 रुपए रोज का कमाओगे, 2 लाख रुपए रोज का नहीं कमा पाओगे। रिस्क लो, मार्केट में लीडर बन जाओ, 5 स्टार बन जाओ। मजबूर कर दो विवेक सर को, मजबूर कर दो सुनील सर को कि 5 स्टार सीपी नहीं रहेंगे सर, मल्टी स्टार सीपी बनाने पड़ेंगे, हमें मल्टी स्टार बनाने पड़ेंगे। इतने तारे हो जाओगे आकाश में। हमारे आईबीसी बहुत हैं, हमारे चैनल पार्टनर बहुत हैं, पर 5 स्टार सिर्फ 5 ही हैं। क्यों ऐसा है? कुछ ऐसा करो कि 5 स्टार को 10 स्टार बनाना पड़े। विवेक सर को मजबूर कर दो, लीडर बन जाओ। कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी काम कर दो कि आप बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर बन जाओ, बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर बन जाओ। कंपटीशन में रहना माने एग्जिस्टिंग मार्केट में ही काम करते रहना, जो सब कर रहे हैं वही करते रहना, उसी तरीके से काम करते रहना, ये बिजनेसमैन का काम है, या एंटरप्रेन्योर का काम नहीं है। इसको करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अगर ये करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए रोज का कमाना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करके रखना होगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, मैं अभी फिर कह रहा हूं समस्याएं आएंगी, पर उस समस्या में से निकल के आना आपकी जिम्मेदारी। अपने आप को मोटिवेट करना है। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में जुड़े हो सर। जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में जुड़े थे तब आप विश्वास करते थे विवेक सर पे, आज भी विश्वास करते हो विवेक सर पे। ये विश्वास अपने दिमाग में रखो। अगर ऊंचा नीचा कुछ होता है कोई बात नहीं, विवेक सर खड़े हैं आपके साथ, विश्वास है आपको उनपे। टाइम मैनेजमेंट अपना डीलो बना लो। रोज काम करना है सर, रोज काम करना है, रोज काम करना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुनाता हूँ। मैं वैष्णो देवी गया सर,
दिसंबर का महीना था, 31 दिसंबर, मेरे को आज भी याद है। मैं अमृतसर में नौकरी करता था, अमृतसर में पोस्टेड था। अमृतसर से तो नॉर्मल बस जाती है वैष्णो देवी, अमृतसर से बस पकड़ी, वैष्णो देवी चले गए और एक ही दिन में दर्शन करके मैं वापस आ रहा था। रात को बस पकड़ी थी मैंने वैष्णो देवी से, कटरा से। तो रात को कितने 3:30 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, मैं सोया हुआ था। पूरी बस में सारे पैसेंजर सोए थे। बस को खड़े हुए 10 मिनट हो गए, मेरी आंख खुल गई। 10 मिनट से बस खड़ी है। मैंने बस में से उतरा और मैंने देखा क्या, ड्राइवर 31 दिसंबर जम्मू कश्मीर पठानकोट बेल्ट, टेम्परेचर 1 डिग्री। उस 1 डिग्री टेम्परेचर में रात को 3:30 बजे वो आदमी जो बस का ड्राइवर है, बाहर के रास्ते के कल नलके से पानी लेके नहा रहा है। पूरा शरीर लाल, धुआं निकल रहा शरीर में से। मैं देख के हिल गया। मैंने एक स्वेटर पहना था, एक कोट लगाया था, ऊपर एक ओवर कोट लेके बैठा था, सर पे मंकी कैप था, पाँव में मोजे थे, हाथ में ग्लव्स था और फिर भी मैं ठिठुर रहा था, ठंड लग रही थी। और ये आदमी 3:30 पौने 4 बजे सड़क पे, खुली सड़क पे, नंगे बदन पानी में नहा रहा, ठंडे ठंडे पानी में। अरे बाप रे, सोच के भी ठंड लग रही थी। आपको भी लग रही है ना सोच के ठंड? जब वो नहा धो चुका था, फिर उसके बाद उसने बगल वाले ढाबे से एक गरम गरम दूध का ग्लास पिया और तब मैंने वो सवाल उससे पूछा, सर क्या कर रहे हो, सर्दी कितनी है, नहा रहे हो? वो कहता है, सर मेरा डिसिप्लिन है सर, मैं रोज 3:30 बजे नहाता हूँ, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो, 3:30 बजे मैं रोज नहाता हूँ, 4 बजे मैं एक गिलास दूध का पीता हूँ और फिर मैं अपने काम पे, ड्यूटी पे लग जाता हूँ। सर डिसिप्लिन इसे कहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, नौकरी करते हो, ये बस किसकी है? कहता है, सर ऐसी 4 बसें और मेरी है, मैं खुद ड्राइवर नहीं हूँ, मैं खुद मालिक हूँ इसका। पहले मैं ड्राइवर था और सर डिसिप्लिन से काम करते करते ना अभी 4 बसों का मालिक हो चुका हूँ। तो सर डिसिप्लिन तो आपको भी करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा। 1900-2100 काम अगर आपने कहा है मैं 3 घंटे 4 घंटे दिन में कॉल करूंगा तो कॉल करूंगा। अगर मैंने सुबह 12 बजे से लेके 3 बजे का टाइम अपनी कॉलिंग का रखा है तो कॉलिंग करूंगा। कोई मुझे हिला नहीं सकता यार, ठंड हो गर्मी हो, अपना डीलो बना लो, क्योंकि यही आपको तरक्की दिलवाएगा सर, और कोई नहीं। डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको तरक्की दिलवाएगा। हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, चर्चा करो लोगों से, उसका सोल्यूशन निकालो। प्रॉब्लम के साथ कैरिड अवे मत हो जाओ। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि आप कौन हो? आप ऊपर वाले के डिस्ट्रीब्यूटर हो। जो ऊपर वाला खुशियां देना चाहता है लोगों को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप वो हो। टेक्नोलॉजी यूज करो, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर पाओगे, आपको अपने आप को कॉपी करना होगा, रिपीट करना होगा। टेक्नोलॉजी, ज्ञान गुप्ता सर, वन ऐप, कम्युनिटी ऐप, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको दी गई है। फिर भी अगर टेक्नोलॉजी चाहिए, गूगल के बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर है। आप गूगल शीट यूज करो, गूगल फॉर्म यूज करो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करो। टेक्नोलॉजी यूज करो ताकि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सको और लीडर बन जाओ, लोग आपको फॉलो करें। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ना एक ऐसा जहाज है, एक ऐसा जहाज है जो तूफानों में भी बहुत आगे जा सकता है, पर इसके लिए लेके जाने वाला तूफानों से लड़ने वाला होना चाहिए, तूफानों में लड़ने वाला होना चाहिए। अब असाइनमेंट दे देता हूँ। बहुत मनीवार हो गए जब कोई असाइनमेंट नहीं हुआ। अब अगले हफ्ते शनिवार को फिर हम मनीवार लेके आएंगे, तब तक के लिए आपके पास एक असाइनमेंट है। क्या? यहाँ जो दिए गए पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बिलियनियर्स के, इन सब के बारे में आप कहानियां बनाओ, इन सब के बारे में आप पता करो, इनकी जर्नी के बारे में पता करो। ये बिलियनियर्स सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, पर इनके पांव के छाले देखने की कोशिश करो और उन छालों पे चलने की कोशिश करो। महसूस हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत आसान रास्ता नहीं है, पर जब मिल जाए ना तो इन तरीकों के बिलियनियर्स की तरह आप भी यहाँ पे हो सकते हो। और यही बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम विवेक सर ने लॉन्च किया है। यही विवेक सर ने ये छाले दिखाने की कोशिश की है लोगों को कि सर आप अपने पाँव में छाले मत लेके आओ, इनके छाले देखो, इनका तरीका सीखो और बिलियनियर बन जाओ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 हफ्ते का टाइम, ये असाइनमेंट आपके पास है, इन सब लोगों के बारे में पता करो और अपने साथ लोगों को बताओ ताकि उनके भी छाले दूर कर सको, उनकी भी प्रॉब्लम दूर कर सको और अंत में एंटरप्रेन्योर बन सको। Thank you all for joining this session. Over to you, Sriyog sir, for the closing remarks. धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच हर्ष सर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोगों ने जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद करा है इस इतने बढ़िया इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस के लिए, और बारीकी से क्या क्या पॉइंटर्स दिए हैं कि मतलब अगर किसी ने नोट्स बना लिए ना, अगर किसी ने नोट्स बना लिए तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये सेशन में कुछ भी मिस हुआ हो ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको 2 दिन के अंदर वन ऐप पे मिल जाएगी, इसको दोबारा देखिएगा। ऐसे पॉइंटर्स मिस करने लायक नहीं है अनिल जी, ऐसे पॉइंटर्स मिस करने लायक नहीं है। अगर कुछ मिस हो गया है दोबारा लिखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो मुझे इतना समझ में आ गया आज कि मैं अब से हाँ ऐसे करने वाला हूँ, क्योंकि ना मेरी डिक्शनरी से तो मैंने डिलीट कर दिया है। अब ना नहीं करना है, अब सिर्फ हाँ करना है और हर काम को अच्छे से करना है, पॉइंटर्स इंप्लीमेंट करने हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, पहले यहाँ से और फिर अपनी लाइफ में। तो थैंक यू वेरी मच हर्ष सर, इतना बढ़िया ताबड़तोड़ सेशन करने के लिए। और बहुत Thank सारे you, लोग sir. हमारे साथ वन पे भी जुड़े थे, जूम पे भी जुड़े थे। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को अच्छे से अटेंड सो करने के लिए। सुयोग सर, लास्ट में एक चीज और बोलना चाहूंगा, अपनी अपनी लर्निंग अपने अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सोल्यूशन देना, लोगों की समस्याओं का समाधान दे रहा एक एंटरप्रेन्योर का काम है, और आप एक ट्रू सेंस में एंटरप्रेन्योर हो। तो जितने भी ग्रुप्स में आप हो, अपनी अपनी लर्निंग जरूर दीजिएगा, अपनी अपनी लर्निंग जरूर शेयर करिएगा। बस दैट्स इट। थैंक यू सुयोग सर। थैंक यू वेरी मच हर्ष सर। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि भैया अगर हो सके तो लर्निंग शेयर करो, हो सके तो वीडियो बना के शेयर करो, ग्रुप्स में डालो, अपने आरटीएच के साथ शेयर करो, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना तब तक वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं और काम पे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने लर्निंग्स को शेयर करिएगा और इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। तो होमवर्क ध्यान है, मिलते हैं अगले शनिवार को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैशटैग